हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वेजेस एंड टॉपिक का नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सी थ्योरी है बहुत, मगर जिस हिसाब से पेपर में लिखनी है मैंने उसी हिसाब से लिखी हुई है। Marginal productivity theory is an old and important theory of wage determination. ये एक पुरानी थ्योरी है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेज डिटर्मिनेशन की। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन्ड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट वॉन थ्यूनन इन 1833 इन हिज बुक द आइसोलेटेड स्टेट। ये 1833 में जर्मन इकोनॉमिस्ट जो वॉन थ्यूनन हुए हैं उन्होंने डेवलप की थी और उनकी बुक का नाम था द आइसोलेटेड स्टेट। लेटर ऑन इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स लाइक विक्सिड, वॉलरस एंड जेबी क्लार्क। उस टाइम के बाद कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको और ज्यादा डेवलप कर दिया। अब ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन and in long run a laborer gets wages equal to its marginal and average productivity। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी यही कहती है कि जो तनख्वाह मिलती है मतलब वेजेस मिलती हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी के बराबर मिलती हैं। समझ के बात? एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर होती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना हो तो ये पूरी की पूरी थ्योरी मतलब ओवरऑल क्या कहती है कि तनख्वाह उतनी दो जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। समझ के बात? अब इसको आगे डिस्कस करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। एक यूनिट ऑफ लेबर को और लगाएं तो वो रेवेन्यू में कितना इंक्रीज करके देता है हमें, वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको लिखनी चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो। अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, as a result of competition between employers for labor and between workers for employment, a wage rate is determined that is equal to the marginal productivity of labor force the employers as a whole are willing to employ। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कि कंपटीशन है किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स के बीच में कि लेबर को लेके, और बिटवीन वर्कर्स लेबरर्स को लेके कि भाई कौन अच्छा लेबर हायर करता है। ठीक है, और दूसरा वर्कर्स को लेके कि वर्कर को कहाँ अच्छी जॉब मिलती है। तो इक्विलिब्रियम वेज रेट वहीं पे डिटरमिन किया जाएगा जहां पे जो तनख्वाह है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होगी। समझ की बात? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्लॉग, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कंटेंट्स दैट इन इक्विलिब्रियम ईच लेबरर विल बी रिवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो वो भी यही कहते हैं कि भाई जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो हर एक लेबरर को उतनी तनख्वाह मिलेगी जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। अब इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हमें पेपर में भी इसी तरीके से लिखनी है। तो आप लिखोगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। नंबर 1, परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए और फैक्टर मार्केट में भी जो है परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर मार्केट क्या है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे इस लेवल का जब आप मॉडल पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो फिर थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जैसे जैसे ज्यादा लेबर लगाएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। ये आपने पढ़ा है ना प्रोडक्शन का चैप्टर, कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाते हैं टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आ जाता है, all laborers are homogeneous and so perfect substitutes of one another। जितने भी लेबरर्स हैं वो होमोजीनियस हैं और सारे के सारे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी इकोनॉमी में, फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, इट अप्लाइज इन द लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन की थ्योरी है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। ईच यूनिट ऑफ लेबर इज परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेज रेट विल रिमेन द सेम, क्योंकि जो लेबर है वो परफेक्टली मोबाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह भी काम कर सकता है या फिर एक इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है। इसलिए जो लेबर की जो तनख्वाहें हैं वो यूनिफॉर्म टाइप है। समझ के बात? तो इन assumptions को दिमाग में रखते हुए हम थ्योरी को शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, इसकी हेडिंग बनाओगे। उसके बाद आप फर्दर एक और सब हेडिंग बनाओगे, एनालिसिस ऑफ द थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को कैसे आगे लेके चलेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि हम पहले कह चुके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है थ्योरी। ऑन दिस assumption सप्लाई ऑफ लेबर इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड। इस assumption को लेके, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है और सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए लेबर सप्लाई फिक्स्ड है। एज एज सच वेज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर लेबर। जो वेज रेट है, सप्लाई तो मान लो फिक्स ही होगी,
जो भी डिमांड है वही जो है उसको डिटरमिन करेगी। बाद में क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई सप्लाई को तो कांस्टेंट ही मान लिया। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स आ जाती हैं, आपको पता है ना फर्म और इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री जैसे फोन इंडस्ट्री, तो फर्म क्या हुई, एम आई, शाओमी, शाओमी एम आई तो एक ही है, सैमसंग, एप्पल, ये तो फर्म्स हुई ना, पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री जिसमें सारे के सारे फर्म्स आ जाती हैं। तो इसमें बताया है कि अगर डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स ड्रॉ करनी है तो हम विद द हेल्प ऑफ कर्व्स ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं उसको ऐड करके मतलब सम करके उसका इंडस्ट्री की डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय लेटरल समेशन ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द फर्म्स। मतलब सारी डिमांड कर्व्स जैसे हम करते नहीं थे माइक्रो में, छोटे लेवल पे, कि दो इंडिविजुअल डिमांड को ऐड किया तो वो मार्केट डिमांड बढ़ गई, उस टाइप है ये, ठीक है। सिंस under perfect competition the number of firms in the long run is not constant, so the lateral summation of their marginal productivity curves is not possible। हम ये भी कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फर्म्स कांस्टेंट अगर नहीं रहती तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फर्म, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स हैं उनको जो समेशन करना उनका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नॉनदलेस इट कैन बी सेड दैट द डिमांड कर्व्स ऑफ द इंडस्ट्री विल कॉरस्पॉन्ड टू द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स जो हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज की, उनका समेशन नहीं निकाला जा सकता, मगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को इकट्ठा करके मार्केट डिमांड या इंडस्ट्री की डिमांड कर्व निकाली जा सकती है। इन अदर वर्ड्स इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी डिमांड कर्व, ठीक है। अब अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज आर इक्वल, तो MW हो गया मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज हो गया AW। हेंस इन लॉन्ग रन एन इंडस्ट्री विल गिव मार्जिनल और एवरेज वेज टू द लेबर इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल वर्ड्स में मार्जिनल वेज या एवरेज वेज उतनी देगी जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है। तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया, ये सप्लाई ऑफ लेबर कब होगी, ये डिमांड फॉर लेबर कब होगी। जैसे हमने एज्यूम किया था सप्लाई ऑफ लेबर तो कांस्टेंट रहेगी, तो जहां पे ये डिमांड और सप्लाई कट करती है, सप्लाई तो इन्होंने कांस्टेंट रख ली है। अब परफेक्ट कंपटीशन में ये एवरेज वेज है, समझ के बात, ये क्या है, एवरेज वेज, ठीक है। तो ये एवरेज वेज जो है ये कहां से डिटरमिन हुई, ये जो सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है जो आपस में कट कर रही हैं, ये यहीं पे कट करेंगी जहां पे एवरेज वेज और मार्जिनल वेज बराबर हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे DL रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, जो डिमांड फॉर लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो एक ही मानी है, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी दी है उसी की बात बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं मैं बता रहा, ठीक है। और जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है उसी के साइड पे आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखनी है, पेपर का भी एक करने का तरीका रहता है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो पता ही है कि लेफ्ट से राइट पे जा रही है, ये समझ की बात। सप्लाई ऑफ लेबर मतलब SL इज द सप्लाई कर्व फॉर लेबर which is parallel to y-axis. It means that the supply of labor remains fixed under the condition of full employment। जब भी full employment होती है लेबर की सप्लाई तो फिक्स रहती है, चेंज थोड़ा ना हो पाएगी। Demand and supply of labor intersect each other at point E, which is the point of equilibrium, and OW is the equilibrium wage rate। तो सिंपल, ये वेज रेट होगी, ये सप्लाई होगी, ये डिमांड होगी, जहां आपस में ये सप्लाई डिमांड कट करती हैं वो इक्विलिब्रियम है। समझ के बात, ये तो था इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एनालिसिस ऑफ द थ्योरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ फर्म इज ओनली टू डिसाइड एज टू हाउ मेनी लेबरर्स इट शुड एम्प्लॉय एट अ वेज रेट डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इंडस्ट्री ने जो भी वेज रेट डिटरमिन किया है ऊपर, ये वाला वेज रेट, इस वेज रेट पे फर्म को डिसाइड करना है कि उसको कितने लेबरर को रखना है। विद द व्यू ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट अ फर्म विल मेक डिमांड फॉर द लेबरर up to that point where the marginal productivity of labor is equal to the wage rate। तो फर्म उतने ही लेबर रखेगी जहां पे वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी एडिशनल लेबर रखा है वो कितनी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कमा के दे रहा है, इक्वल टू मार्जिनल वेजेस, एंड एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व शुड कट मार्जिनल वेज कर्व फ्रॉम अबव। अब ध्यान से देखना, ये जो कर्व है पैरेलल, ये है एवरेज वेज और मार्जिनल वेज जो कि परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रहती हैं। अब दूसरी बात देखना, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है ये इसको ऊपर से काट रही है ई पॉइंट से, समझ के बात, तो यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट माना जाएगा, समझ के बात। अब एवरेज और मार्जिनल के रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, कि जो एवरेज वाला है ये मार्जिनल वाले को
जो है हाईएस्ट पॉइंट से काट रहा है, ये जो एवरेज वाले का हाईएस्ट पॉइंट है इसी से काट रहा है। समझ की बात? तो ये सारे रिलेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। समझ की बात? अगर नहीं हुए तो फिर ये डायग्राम आपका काम नहीं आएगा। अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एवरेज वेज जिसको AW लिया है एंड मार्जिनल वेज जिसको MW लिया हुआ है, एज शोन बाय द WW, ये जो WW जो पूरी की पूरी लाइन है, ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं, दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, दे आर इक्वल एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ये इसको ऊपर से काट रही है, ये दिख रहा है ना, ये इसको ऊपर से काट रही है। ठीक है, एट पॉइंट ई, ये वाला जो पॉइंट है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मतलब ये वाली कर्व है, ये वाली कर्व है और ये दोनों चीजें ये बराबर है ना, तो चारों की चारों चीजों को कह दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, इट इज इक्वल्स टू एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज। इफ द फर्म एम्प्लॉय लेस देन ON, ये जो ON है ये इक्विलिब्रियम बन गया ना, ON से लेस लेबर लगाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो उल्टा बोल गया मैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एवरेज वेज या मार्जिनल वेज जो है अगर हम इसमें करते हैं तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो एवरेज वेज मार्जिनल वेज है वो कम है। दिस विल एनकरेज द फर्म टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। क्यों? उससे जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो उसकी इतनी है और तनख्वाह उसको कम देनी है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इतनी है, तनख्वाह इतनी है, तो फिर क्या होगा? इस वे में जो है प्रॉफिटेबल ज्यादा रहेगा, तो हर एक जो एम्प्लॉयर है वो सोचेगा कि मैं ज्यादा बंदों से काम कराऊं क्योंकि उनकी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। उल्टा चले, ऑन द कंट्रेरी, इफ द फर्म एम्प्लॉयज मोर देन ON यूनिट्स ऑफ लेबर, अगर इससे ज्यादा एम्प्लॉय कर लेती है तो क्या होगा? देन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी विल बी लेस। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है ये नीचे रहेगी और ये जो वेज वाली कर्व है ये ऊपर चलेगी ना, AW और MW वाली। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दस द फर्म विल इनकर लॉसेस, अंडर सच सर्कमस्टांसेस द फर्म विल हैव टू प्रोवाइड लेस एम्प्लॉयमेंट। तो अगर ऐसी सिचुएशन में गए तो इनको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। इन शॉर्ट कंक्लूजन करते हैं, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन अ फर्म विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to that number of laborers at which the prevailing wage rate is equal to the marginal revenue productivity and average revenue productivity। सिंपल वर्ड्स में, फर्म वहीं पे इक्विलिब्रियम में होगी जहां पे वो जितनी भी उसकी प्रोडक्टिविटी है लेबर की उसके बराबर उसको तनख्वाह दे। तो पूरी की पूरी थ्योरी यही कहती है कि भाई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तनख्वाह दो। अब क्योंकि पेपर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो इसकी क्रिटिसिज्म भी लिखनी है, तो मैंने क्रिटिसिज्म भी उसी हिसाब से लिखी हुई है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो आप लिखेंगे ऐसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन is criticized on the basis of following grounds। नंबर 1, अनरियलिस्टिक assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसने थ्योरी ने एज्यूम किया कि परफेक्ट कंपटीशन है, आप सबको पता है वो तो होता ही नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption of perfect competition, but in real life, as pointed by Mrs. John Robinson and Chamberlain, we find imperfect competition, बल्कि monopolistic competition या ओलिगोपोली आता है आजकल, तो ज्यादातर ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है, ना कि परफेक्ट कंपटीशन। वन साइडेड थ्योरी, क्योंकि सिर्फ सप्लाई को तो फिक्स ही मान लेती है। दिस थ्योरी इज वन साइडेड as it assumes supply of labor to be fixed and treats demand for laborers and treat demand for laborers or marginal revenue productivity as the exclusive factor of determining the वेज रेट। ये कहती है कि सप्लाई फिक्स रहेगी, ये जो डिमांड है या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है सिर्फ इसी की वजह से वेजेस डिटरमिन किए जाते हैं। बट इन रियलिटी सप्लाई ऑफ लेबर इज नॉट फिक्स्ड। सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स थोड़ी ना होती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। तो सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से भी जो डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस होंगी, सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स नहीं रहेगी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जैसे प्रोफेसर हेंसन ने कहा था, कंसीडर्स दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एज मेयरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कहते हैं ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वेजेस आर डिटरमिन्ड इन रियल लाइफ। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इससे कैसे पता लग जाएगा कि हम रियल लाइफ में वेजेस कैसे डिटरमिन करेंगे। अब आप खुद सोचो, ये थ्योरी कहती है तनख्वाह दो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, मगर जब भी आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो आपको तनख्वाह तो पहले मिलती है ना, पहले ही बता देते हैं कि भाई आपकी इतना काम होगा तो इतनी तनख्वाह होगी। समझ गए बात? वो काम करवाने के बाद थोड़े ना देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी थी तो आपको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन मेजरिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी।
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। प्रोडक्शन ऑफ ईच कमोडिटी इज द आउटकम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ लेबर ही अकेला नहीं होता। इट इज़ देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू मेजर हाउ मच ऑफ टोटल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, कि एक यूनिट ऑफ लेबर को चेंज करने से टोटल प्रोडक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेजरमेंट ऑफ marginal productivity of any factor of production is not possible in real life। तो रियल लाइफ में एक ही फैक्टर को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स की बात ही नहीं करनी, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेजेस। अब ये कहता है कि ये डिमांड है ना, ये कहता था कि अगर तनख्वाह इतनी है तो इतने लेबर रखोगे, अगर तनख्वाह गिर गई तो आपकी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको भी क्रिटिसाइज किया हुआ है कई इकोनॉमिस्ट्स ने। एज पर दिस थ्योरी, इफ वेज रेट इज हाई, a firm will employ lesser number of laborers. However, in real life, while employing the laborers, a firm does not take into consideration the wage rate alone. सिर्फ वेज रेट देख के ही जो है एम्प्लॉय नहीं करती लेबरर्स को। इट कीप्स सेवरल फैक्टर्स ऑल्सो सच एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि वो कितना प्रॉफिट कमा के देगा, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि जो वो लेबरर प्रोडक्ट बना रहा है उसकी डिमांड क्या है, प्रोडक्शन विद इन द टाइम लिमिट, कि उसने विद इन द टाइम लिमिट में काम खत्म करना है या नहीं करना। इट इज देयरफॉर क्वाइट लाइकली दैट with the rise in wage rate, demand for labor may actually go up instead of going down। तो क्या पता शॉर्ट टर्म में उसे लेबर चाहिए और लेबर की तनख्वाह ज़्यादा है और फिर भी उसे काम कराना पड़े। कभी-कभी हम क्या करते हैं, हमें कोई इमरजेंसी में काम कराना पड़ता है तो हम डबल लेबर देके भी करवा देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना लेबर डे जो लेबर है डबल देनी पड़ रही है तो काम नहीं करवाना। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ये सिर्फ कहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो तनख्वाह उसी के हिसाब से दो। ये नहीं बताता कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को असर डालते हैं। The theory ignores the influence of other factors like machines, entrepreneurs, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कई फैक्टर्स को इग्नोर करता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किन फैक्टर्स से बढ़ाई जा सकती है। विद इन द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज, उल्टा बोल गया मैं, विदाउट द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड करेक्टली। अगर हमें इन फैक्टर्स के बारे में पता ही नहीं तो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की स्टडी कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब गिवन टाइम की बात करती है, टाइम और सिचुएशन के चेंज होने से क्या होगा वो नहीं बताती। अकॉर्डिंग टू केन्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी होल्ड्स गुड अंडर स्टैटिक कंडीशंस ओनली, वेयर देयर इज नो चेंज। जो स्टेबल कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है, वहीं पे ये थ्योरी कामयाब है। ठीक है ना, अगर मान लो कल को कोई ऐसी स्टडी करके आ गया लेबर जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या कुछ हो गया, तो कैसे होगा? टाइम एंड सिचुएशन के चेंज होने से लेबर की स्किल्स जो चेंज हो रही हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। व्हेन ट्रेड इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी ट्रेड हो रहा हो डिप्रेशन के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज डिस्पाइट रिडक्शन इन द वेज रेट। तो उन्होंने कहा है डिप्रेशन के टाइम पे वेजेस गिर जाती हैं, फिर भी कम वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ाया जा सकता। लाइकवाइज ड्यूरिंग बूम पीरियड, इन स्पाइट ऑफ राइज इन वेज रेट, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट फॉल। तो जब बूम पीरियड आ रहा होता है तो फिर वेजेस काफी हाई चली जाती हैं, इनकम्स हाई होती हैं। इनकम हाई है तो लेबर की डिमांड कम होनी चाहिए, मगर लेबर की डिमांड बूम पीरियड पे कम नहीं होती। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।